नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरीकों का इलाज जारी है, किया जा रहा है। इनमें प्लाज्मा थेरेपी भी एक है। पहली लहर में प्लाज्मा थेरेपी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब कोविड-19 के इलाज में क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। आईसीएमआर के विशेषज्ञ पैनल ने पाया है कि थेरेपी गंभीर बीमारी या कोविड-19 रोगियों की मौत को कम करने में फायदेमंद नहीं है। सदस्यों का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इकट्ठा की गई जानकारी और साक्ष्य सहायक नहीं पाए गए हैं। उम्मीद है कि आईसीएमआर अगले कुछ दिनों में इस पर एक परामर्श जारी कर सकती है। कोविड-19 प्रबंधन पर भारत की राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने शुक्रवार को SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित रोगियों के अच्छे हो जाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की समीक्षा करने की बैठक की थी। शीर्ष विशेषज्ञों ने साक्ष्य प्रोफाइल को देखा और इसकी जांच की। मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत लक्षणों की शुरुआत होने के 7 दिन के भीतर बीमारी के मध्यम स्तर के शुरुआती चरण में और जरूरतें पूरा करने वाले प्लाज्मा दाता मौजूद होने की स्थिति में प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल की अनुमति है। प्लाज्मा पद्धति को दिशा निर्देशों से हटाने संबंधी विमर्श ऐसे समय पे हुआ है जब कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा पद्धति के अतार्किक और गैर वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आगाह किया है। पत्र आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भी भेजा गया है। इसमें जन स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरों ने कहा है कि प्लाज्मा पद्धति पर मौजूदा दिशा निर्देश मौजूदा साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। अपने पत्र में ये तर्क देने के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर देश के मौजूदा दिशा निर्देशों पर साक्ष्यों पर आधारित नहीं थे। इसके लिए विशेषज्ञों ने 3 अध्ययनों का हवाला दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी अब कारगर नहीं है? आखिर प्लाज्मा थेरेपी असरकारक क्यों नहीं रही? क्या कोरोना के नए वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, क्योंकि इसको लेकर एक पत्र दिया गया है और ये कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं है। आपको बताते चलें कि देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में तमाम तरह के इलाज देश भर में हो रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी भी एक है। पहली लहर में प्लाज्मा थेरेपी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब कोविड-19 के इलाज के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। चलिए, तो आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्यों कारगर नहीं रही, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से और डॉक्टर अनीता रमेश सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए डॉक्टर अंशुमन कुमार आपसे, और पहला सवाल यही कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है और अब तक किस तरह से काम कर रही थी? सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझाइए। शिवानी, मैं ये कहूंगा, पहले प्लाज्मा थेरेपी बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि काम कर भी रही थी कि नहीं कर रही थी। प्लाज्मा अपने ब्लड का एक कंपोनेंट है, मतलब शरीर में जो खून है उससे रेड ब्लड सेल निकालते हैं जिससे खून का रंग लाल होता है। बचे हुए तत्व जिसको सीरम प्लाज्मा और उसके साथ एंटीबॉडी मिक्स हो, उसको प्लाज्मा कहते हैं। कोविड से रिकवर हुए मरीजों में एंटीबॉडी उसमें मौजूद है। इसको तथ्य की तरह मान के प्लाज्मा थेरेपी दिया जाने लगा और ये माना जाने लगा कि ये एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में मौजूद है, कोविड से रिकवर हुए मरीज के प्लाज्मा में, ये नए कोविड से संक्रमित व्यक्ति को अगर देंगे तो ये जाके वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। 2 तथ्यों की उसमें जरूरत थी कि एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है और किस लेवल पे जाके ये उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। अंडर ट्रायल आप दे सकते हैं, लेकिन अफसोसवश प्लाज्मा थेरेपी हर ट्रायल में प्रूव की गई थी पहले भी। हिंदुस्तान में अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं के तहत पिछले 1 साल में आपने देखा है डॉक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, फ्लेविफ्लू, टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, अनेक दवाइयां चली और अनेकों लोगों पे इस्तेमाल की गई। लेकिन आज आईसीएमआर जब जगह है, कब जगह है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के पत्र लिखने पे, तो हमारे देश में कोई ट्रायल होता है? नहीं होता है। प्लाज्मा थेरेपी कभी कारगर नहीं थी, आज भी कारगर नहीं है। इसमें कोरोना वायरस का कोई दोष नहीं कि स्ट्रेन चेंज होने से कुछ चेंज हुआ है जी। आपको वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। प्लाज्मा थेरेपी ना कारगर थी, ना है
न आगे होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ना पहले कारगर थी और ना अब है, लेकिन अब तक जैसा कि आपने कहा कि अगर ये कारगर नहीं थी डॉक्टर अनीता रमेश, तो इसका इस्तेमाल अब तक क्यों किया जा रहा था? क्या हमने इससे पहले किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं की थी, या पहले किसी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है प्लाज्मा थेरेपी? क्या और किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल करने वाला कोई इलाज है? यस, हमने आपका 2 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। फर्स्ट एक बताते हैं, आपने पूछे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का इंडिया में ट्रायल हुआ है कि नहीं। यस, डेफिनेटली उसका नाम था ICMR प्लासिड ट्रायल। वो दिल्ली से शुरू हुआ, रैंडमाइज ट्रायल। आप मरीज को लेते थे, नॉर्मल पब्लिक को भी लेते थे, और जिसका कोविड हुआ उनको भी लेते थे जी। इसको बोलते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा। हम लोग कलेक्ट करके 11,500 आदमी को इंडिया में दे चुके हैं। ये बढ़िया एक ट्रायल था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रायल था, हमारे देश में हो चुका है। बट इस पे पता चला कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रायल, जब हमारा स्टडीज का रिजल्ट निकला, कि दिखाई दे गया जो मॉडरेट इन्फेक्शन है और जिसको सीवियर इन्फेक्शन है उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ा उनको डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं हुआ, उनको वेंटिलेटर से बचाने के लिए भी वो कुछ फायदा नहीं हुआ, मौत से भी फायदा नहीं हुआ। ओके, सो इसी कंक्लूजन हुआ कि अगर प्लाज्मा थेरेपी आप देते हैं आदमी को और नहीं भी देते हैं, रिजल्ट्स आर सेम जी। उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में, अर्जेंटीना में उसका ट्रायल का नाम था प्लाज्मा AR। ओके, वहीं पे भी यही ट्रायल चल रहा था। उसमें भी दिखाई दिया है मोर्टेलिटी मींस उनका डेथ का रेट घटा नहीं, पेशेंट को वेंटिलेटर से हम लोग बचा नहीं पाए, वेंटिलेटर से निकल नहीं पाए, मॉडरेट डिजीज को सीवियर से बंद जाने के लिए स्टॉप नहीं करे। उसमें अर्जेंटीना का ट्रायल के भी कोई फायदा नहीं था जी। सो उसी हिसाब से दोनों ट्रायल का रिजल्ट हमारा कंट्री में एक दूसरे में बाहर का है, लेकर के ICMR का कंक्लूजन है कि हम लोग ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, हमारा डॉक्टर आयुष्मान बताया क्या प्लाज्मा थेरेपी है, इसका कोई फायदा नहीं है फॉर कोविड इन्फेक्शन जी। शायद बहुत सारे कारण भी हो सकता है कि म्यूटेंट वायरस वो काम नहीं कर रहा है, एंटीबॉडी सही ढंग से बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे कारण हैं, बट एज ऑन टुडे प्लाज्मा थेरेपी अभी हमारा क्लिनिकल गाइडलाइंस और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है जी। बिल्कुल, नेक्स्ट आपका और एक क्वेश्चन था बिल्कुल तो कुछ कि किसी और बीमारी के लिए भी क्या इसका इस्तेमाल होता था इससे पहले जी। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यस, प्लाज्मा थेरेपी भी प्रोसेस सेम है। हम लोग जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, वी विल टेक दी स्टेम सेल्स फ्रॉम द डोनर, आपको उसको एक प्लाज्मा जैसे हम रिच करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। और समटाइम्स इन ICU जब वो कैंसर, वो पेशेंट को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया, खून का कमी है, उसी समय हम लोग बचा नहीं पा रहे पेशेंट को, तब हम लोग प्लाज्मा देते हैं सोच करके कि प्लाज्मा के अंदर कुछ एंटीबॉडीज, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, समटाइम्स ल्यूकोफेरेसिस भी करते हैं वो लास्ट स्टेज में बचाने के लिए। अगेन प्लाज्मा थेरेपी इज ओनली इन द सपोर्टिव केयर सेगमेंट, कैंसर में देते हैं हम जी। बिल्कुल, डॉक्टर अंशुमन, इतना समय क्यों लग गया आखिर ये समझने में? अगर ये कारगर थी ही नहीं तो अब तक क्यों दी जा रही थी? और पहली लहर जब आई थी तो ये कहा जा रहा था कि अरे भाई बहुत कारगर है ये थेरेपी, इससे मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, इस तरह की खबरें भी उस वक्त सामने आ रही थी और डॉक्टर्स का भी उस वक्त ऐसा ही कुछ कहना था। लेकिन अब अचानक से ये कारगर साबित नहीं हुई और पत्र भी लिख दिया गया है, इतना वक्त क्यों लग गया और जिन मरीजों को दिया गया है उनका क्या? शिवानी, जैसा डॉक्टर अनीता ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाया कि जो ट्रायल हुआ अपने यहाँ भी हो चुका, विदेशों में उसके पहले रिजल्ट आ चुका था। विदेशों में रिजल्ट नहीं मानना है, अपने कंट्री का रिजल्ट मानते। स्टैंडिंग मतलब तटस्थता की कमी है एजेंसी में, चाहे ICMR हो, चाहे मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो। बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेना होता है, क्विक डिसीजन, खास संक्रामक बीमारी जैसी चीजों में जो हर दिन बढ़ रही हो। इसमें स्ट्रॉन्ग जो विल है उसकी कमी है, चाहे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हो या सरकार के नीति निर्धारक हो। कारण क्या है? एज ए डॉक्टर, मैं हूं, डॉक्टर अनीता, ऐसे डॉक्टर होते जो क्लिनिकल ग्राउंड पे काम कर रहे, उनको दुख क्यों होता है? मरीजों की जान जा रही है, पैनिक का माहौल बना हुआ है, जिनके परिजनों को ये लगता है कि मैं प्लाज्मा अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मरीज का क्या होगा। जबकि सच्चाई ये थी कि हम लोग कन्विंस करना मुश्किल होता था प्लाज्मा से कुछ नहीं फायदा है, मत बेचैन हो, रेमडेसिविर का उतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जितना हुआ, स्टेरॉइड का उतना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जितना हुआ। ये सारी चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। जैसे अमेरिका में आप देखो, यूरोप में देखो,
एक बॉडी होती है जो निर्णय लेती है और स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल पूरे कंट्री वो फॉलो वही कर रहा है। हमारे कंट्री में बिल्कुल नहीं है, अराजकता है पूरी तरह मेडिकल साइंस में। और एट द सेम टाइम क्या होता है, जब इस तरह का ट्रीटमेंट होता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को मौका मिलता है कि इसी के नाम पे प्लाज्मा थेरेपी और इस तरह के नाम पे मरीजों से अनाप शनाप पैसे लूटते। मरीज को तो पता नहीं है कितना पैसा देना है। बिल्कुल, इनको रोकना पड़ेगा शिवानी, इनको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो मनमाने ढंग से इलाज कर रहे हैं, लगातार दवाइयां उनको दे रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी, जैसा कि सारे डॉक्टर्स और अब भी आप भी, डॉक्टर अनीता ने भी कहा, डॉक्टर अंशुमन ने भी कहा कि वो कारगर साबित नहीं हो रही है, उसके बावजूद उनको वो दी जा रही है। क्या डॉक्टर अनीता अब तक इस जो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, इसका कोई साइड इफेक्ट सामने आया है, इसको लेकर किसी भी मरीज पर हुआ हो अब तक जो इस्तेमाल की गई है प्लाज्मा थेरेपी उसमें? प्लाज्मा थेरेपी का हम लोग ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करके करते हैं। तो यूजुअली जब अगर क्रॉस मैचिंग नहीं होगा तो नहीं देते हैं। तो ये ब्लड देने के बाद जैसे साइड इफेक्ट होता है वो भी हो सकता है, स्लाइट रिएक्शन, चिल्स, राइगर्स, बुखार भी हो सकता है। किसी आदमी को एनाफाइलैक्सिस जैसे बीपी फॉल हो जाता है, सांस का तकलीफ होता है, बदन में रैशेस है, ये होता है। But overall, as known, most of these plasma therapies and all are safe. इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। पर लगभग देने के बाद से वो ठीक हो जाता है, बट नो मेजर प्रॉब्लम, नो कैलामिटी, कोई सीरियस एडवर्स नहीं हुआ। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, क्या अब तक इसका कोई और सब्स्टिट्यूट हमारे पास है? क्योंकि बहुत असमंजस की स्थिति है, जो मरीज हैं वो परेशान है, जो तीमारदार हैं वो परेशान है, उनको किसी भी तरह का इलाज दे दिया जा रहा है और वो ले भी रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से उनको जानकारी नहीं है उस चीज को लेकर। तो क्या अब इस थेरेपी के अलावा और कोई इसका सब्स्टिट्यूट है और कोई तरीका, क्या कुछ रिसर्चेस चल रही हैं अब? देखो शिवानी, सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सच्चाई ये है कि मैक्सिमम कोविड के केसेज अपने आप रिकवर करते हैं जी। उस समय सिर्फ हमें सपोर्ट क्या देना, अपने स्टार्टिंग का 5 दिन छोड़ दो, लास्ट का 5 दिन छोड़ दो, बीच के जो 10 दिन है हमें सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजनेशन बेटर हो। अगर साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा, उसको हम धीमा कर लें, थोड़ा कम कर लें, प्रतिरोधक क्षमता बनने दें। अब मरीज की न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और बॉडी की बिल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखें, बॉडी रिकवर कर जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि एंटीवायरल हर केस में जरूरत नहीं है, आपको आईसीयू हर केस में जरूरत नहीं है। सारे ट्रायल से क्या निकला, ऑक्सीजन और कुछ केसेज में स्टेरॉइड भी हर केस में नहीं चाहिए, कुछ केसेज में स्टेरॉइड, ये 2 ट्रीटमेंट अभी तक स्टैंडर्डाइज निकला है। आयुर्वेद के जरूर जो क्वालिफाइड वैद्य हैं वो कह रहे हैं उनके पास कुछ ऐसी विधा है, उनको इंक्लूड करें, न कि कुछ अलग तरीके से आयुर्वेद कराएं। जी, अभी तक इस इलाज को अभी अतार्किक बताया जा रहा है, जो पत्र भी लिखा गया है उसमें अतार्किक है, इसका कोई तर्क ही नहीं है इस थेरेपी का, लेकिन अब तक ये दी जा रही थी। लेकिन अब जानना चाहूंगी कि जिस तरह आपने भी कहा कि मनमानी हो रही है लगातार, जो हॉस्पिटल से वो गाइडलाइंस का प्रॉपर तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन, अब इसको किस तरीके से समझा जाए, क्या मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाए? क्योंकि लगातार जब भी हमारे देश में कोई भयानक स्थितियां आती हैं तो वहां पर असमंजस की स्थिति में लोगों को तो डाला ही जाता है, ऊपर से जो मनमाने लोग हैं वो मनमाने ढंग से काम करते हैं, इन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, नीति का सवाल है। इसमें देखो स्वास्थ्य प्रबंधन को समझना है। स्वास्थ्य प्रबंधन एक अस्पताल का हो चाहे पूरे देश का स्वास्थ्य प्रबंधन हो, एक साइंस है ये, इसमें कोई नकारापन एक्सेप्टेड नहीं है। क्या है स्वास्थ्य प्रबंधन का? अभी जो भी स्थिति आप देख लो कोरोना मैनेजमेंट में, ये बाकी के इलाज को बंद करके किया गया है, मतलब कैंसर, कार्डियक, किडनी, इन सब के गंभीर बीमारियों का इलाज बंद कर दिया गया सरकारी अस्पतालों में। दूसरा क्या किया गया कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल पर क्यों डिपेंडेंट होना पड़ा? क्योंकि सरकारी तंत्र की हालत लचर हो गई, और लचर ये की गई या हो गई पब्लिक सब जानती है। क्यों लचर हो जानी चाहिए? जब आपके पास बजट है, आप टैक्स पे करते हैं, हेल्थ बजट निकलता है, तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि रोड मैप आपके पास पहले से हो, स्ट्रॉन्ग अनबायस्ड आपके पास टीम हो, जिसको सिर्फ पब्लिक कनेक्ट से मतलब हो, पब्लिक के फायदे की बात करे, और सरकारी संस्थान को इतना मजबूत कर दो कि प्राइवेट संस्थान अपने आप मजबूर हो जाए कि अगर एक बैलेंस अप्रोच से ट्रीटमेंट करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो सरकारी संस्थान में ऑलरेडी इलाज हो रहा है, हम आपके पास आएंगे ही नहीं। जी, 3 स्टेप पे सुधार की जरूरत है, और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकती है
मैं बिल्कुल इसके लिए दृढ़ संकल्प हूँ, इससे कहीं कोई दो मत नहीं। बिल्कुल, बहुत जरूरत है अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं भारत में उनको और ज्यादा सुदृढ़ होने के लिए। डॉक्टर अनीता, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा और वो भी मान रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी लचर पड़ी हुई हैं, इनको आपके हिसाब से, क्योंकि कोरोना काल हमारे पास है, 1 साल कोरोना ने हमको दिया, दूसरी लहर के लिए भी हम उतने तैयार नहीं हो पाए और अब तीसरी लहर की बात आ रही है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा सकता है? ओके, हमने शिवानी और एक बात बताना चाहते हैं बिल्कुल। आपका वो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। प्लाज्मा थेरेपी अगला साल से शुरू हो चुका था, दिखाई दे गया है ना मेडिकल प्रैक्टिस दैट वो काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग डॉक्टर अपने आप छोड़ दिए थे प्लाज्मा थेरेपी यूज करने के लिए। अंतिम पेशेंट बहुत ही खराब है, बहुत सिक है, कुछ ही हिसाब से बाहर नहीं आ रहा है वेंटिलेटर से, लास्ट स्टेज में यूज करते थे। So if that, so I want to tell the public that the use of plasma therapy last 8 months, but say 10 to 8 months, we are not using regularly. We are only using in desperate condition. उसके बाद अभी हमारा ट्रायल का रिजल्ट आ गया एंड काफी और देशों में ये भी बोला गया है नॉट वर्किंग, तो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी कम्प्लीटली अभी आपसे बंद कर रहे हैं, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आपका पहले से भी बंद हुआ था। प्लाज्मा थेरेपी का और बराबर साइड पर सोशल इफेक्ट था कि बहुत मरीज के ब्लड बैंक से दूसरा ब्लड में दौड़ते हैं प्लाज्मा लेने के लिए और कोविड पेशेंट को बुला लेते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है हम लोग डेली कैंसर करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है वो कलेक्शन, तो काफी महंगा भी है, कोविड सेंटर पे भी हो नहीं सकता, तो बहुत परेशान होते थे मरीजों को फैमिली। तो ये एक बात सबको बताना चाहते हैं, प्लीज डोंट रन, Please don't do. We have already after rules आ गए, हम लोग देते नहीं, रात को कुछ नहीं है हाथ में, just जिंदगी बचाने दे सकते हैं, that's the only thing. Okay. दूसरा अभी जब कोविड बढ़ रहा है हमारा देश में और भी क्या क्या करना चाहिए, दैट हमको आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत सारे वैक्सीन तो आना चाहिए। आपको पता है अभी रिसेंटली 2-3 कंपनी को प्राइवेट लाइसेंस मिल चुका है कि वैक्सीन बनाने के लिए, बाय फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल, हेल्थलाइन, तो ज्यादा हमको 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इसको दो डोज देना है, 216 बिलियन डोजेस हमको चाहिए अभी, तो उसके लिए हमको तैयार करना है। पेशेंट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, उसके लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन कर सकते हैं, तो ये वैक्सीन के लिए तो हम सबको बोलते हैं प्लीज गो एंड टेक योर वैक्सीन। बच्चे को भी लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया, 12 से 18 तक कोवैक्सीन शुरू हो गया, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी हमारे देश में आ रहे हैं वैक्सीन के लिए, वी शुड ऑल एक्सेप्ट दिस वैक्सीन। नेक्स्ट दूसरा बात है कि हमको ऑक्सीजन का प्लांट बनाना है, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट के लिए, तो दैट हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है, ब्लैक मार्केटिंग कम्प्लीटली स्टॉप करना है, एंड सब कुछ के लिए अगर मेडिसिन लाइक हमारे बात ख्याल से जो रेमडेसिविर वो भी उतना लाइफ सेविंग नहीं है, वो भी कैन डिस्कस लेटर मीटिंग, तो ये सब के लिए होर्डिंग नहीं करना चाहिए, नो ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल हॉस्पिटल क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस करना है। समटाइम्स हमारा ख्याल से एक बार स्टेट हैज गिवन ऑल दी हॉस्पिटल्स इट गवर्नमेंट, तो अगर वैसे करके रूल्स आ जाएगा तो सही ढंग से हम इलाज कर सकेंगे। और हम सबको बताते हैं कि कम टू द ट्रीटमेंट वेरी अर्ली, जल्दी आ पाइए। अब सांस फूलने लगा उतना देर से नहीं आना है, थोड़ा जस्ट बुखार शुरू हो गया, बुखार छुप नहीं रहा है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, कमजोरी हो रहा है, प्लीज कम दैट, हम लोग उसी समय एडमिट करके टेस्ट करके इलाज शुरू करते थे, तो थोड़ा सही ढंग से इलाज होगा तो आपको उतना बेड मिलने के लिए दिक्कत भी नहीं होगा, उतना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बिकॉज सही ढंग से इलाज शुरू होता है। तो यही भी हम तो सबको बताते हैं और आगे के दिन के लिए हमको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, क्योंकि यंग पीपल इसका उम्र कम है और बच्चों के लिए ज्यादा चांसेस है अभी होने के लिए, तो वी हैव टू गेट रेडी फॉर द यंगर पॉपुलेशन, वैक्सीन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और सबको हमको फ्लाइंग मास्क यूज करना है, घर पे भी यूज करना है, बिकॉज ये वाली जो वायरस है एयरबॉर्न, हवा में है, तो सबको भी हो सकता है, घर पे बैठे बैठे भी आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो सकता है, तो मास्क लगातार चलते, 2 गज दूरी करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। हम अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो हॉस्पिटल बेड्स आर ऑल फुल, तो
So it's very difficult to get your pets. And we are in Tamil Nadu a little better, okay, because the supply of oxygen is there. Reasonably, supply of drugs also भी अच्छे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं, but बेड्स का काफी शॉर्टेज है because numbers बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर अनीता ने कि किस तरह मरीज जल्द से जल्द अगर डॉक्टरों की सलाह लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और किस तरह हॉस्पिटलों को राय जो गाइडलाइंस है उनका पूरा तरह से पालन करना चाहिए। डॉक्टर अंशुमान के पास में आऊंगी। डॉक्टर अंशुमान, अब तक जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से उनका इलाज किया जा रहा है पिछले 1 साल से, क्या आने वाले समय में किसी तरह के दुष्प्रभाव इसके भविष्य में देखने को मिल सकते हैं शरीर के अंदर, या क्या तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं? और जो प्लाज्मा बैंक तमाम हम लोगों ने बनाए उनका क्या होगा? इतनी जल्दी में आखिर इतने डिसीजंस क्यों हुए? जी शिवानी, देखो प्लाज्मा एक सेफ मेथड है। प्लाज्मा बहुत टाइम टेस्ट करके प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज नहीं है और बीमारियों के लिए किया जाता था। कैंसर में हम लोग बहुत सारे तरीके की टेक्निक निकालते थे, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन कोविड में जो हाइप किया गया और दिल्ली में तो एक प्लाज्मा बैंक और फर्स्ट इन द वर्ल्ड पता नहीं क्या क्या तमाशेबाजी हुई थी, ठीक नहीं है। मतलब पॉलिटिकल माइलेज मेडिकल के नाम पे नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अगर स्वास्थ्य राजनीति अगर स्वस्थ नहीं हो सकती है तो कम से कम स्वास्थ्य राजनीति को निकाल दो जी। और ये बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत न्यूट्रल लोग होते हैं, डॉक्टर लोग, हम लोगों को इन चक्रों में मत फंसाएं ये लोग, पॉलिटिशियन लोग अपने माइलेज के लिए। अब प्लाज्मा बैंक में इतने पैसे लग गए, उससे बेटर होता कि ऑक्सीजन प्लांट लग गया होता, उससे बेटर होता बेड बढ़ गए होते, उससे बेटर होता कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के, होम केयर के प्रोटोकॉल बना के हम घर पे आशा केयर वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, इनसे सुविधाओं को पहुंचा देते हैं जी। तो इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। आज हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है मेडिकल के नाम पे, वो चल रहा है गॉड गवर्नेंस, राम भरोसे हिंदू वोटर। तो गुड गवर्नेंस और गॉड गवर्नेंस में हमें अंतर समझना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते हमारा रोल बनता है कि गलतियां होगी तो हम क्रिटिसाइज करेंगे और अगर ठीक काम करेंगे तो हम प्रेज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट संविधान में हमारा कहता है कि जो चुन के नेता लोग हैं उनको काम करना है पब्लिक के लिए। काम नहीं करेंगे तो जो इस विधा को समझता है मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीति अगर नहीं होती तो स्वास्थ्य से ही राजनीति को निकाल देना चाहिए और बेहद ये बात यहाँ पर बिल्कुल कारगर साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश की स्थितियां हैं उसमें अगर स्वास्थ्य में राजनीति ना हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ज्यादा बेहतर होगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता रमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या नहीं, इसको लेकर आज हमने चर्चा की और आपने देखा, तमाम राय ली हमारे डॉक्टरों से और किस तरह की स्थितियां देश में हैं। इसलिए जो स्थितियां इस वक्त देश में बनी हुई हैं, अभी भी कोरोना गया नहीं है और तमाम इलाज चल रहा है, इलाज जारी है, रिसर्चेस जारी है। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।